नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सुनील और शुरुआत करते हैं मोशन चैप्टर के पार्ट नंबर 7 के साथ। इस पार्ट नंबर 7 के अंदर सीखेंगे हम एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चन और साथ में कुछ न्यूमेरिकल। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर मोशन चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हुए थे। अब इन कॉन्सेप्ट को सिंपली हम इन क्वेश्चन में यूज करेंगे और साथ ही हम अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 100 से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम उसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। An object has moved through a distance, can it have zero displacement? अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो क्या उस बेसिस पे उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी? इफ यू सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। अगर आप इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं तो आपको एग्जांपल के थ्रू बताना होगा ये कैसे पॉसिबल है। चलिए जानते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में या सर्कुलर ट्रैक में अगर मोशन करेगा तो आफ्टर कंप्लीटिंग अ वन रेवोल्यूशन इट रिटर्न बैक सेम पॉइंट, तब हम मानेंगे कि उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। सिंपली देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर ट्रैक में चलता है, एक चक्कर लगाने के बाद अगर उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी, अगर चक्कर लगाने के बाद वही उसकी फाइनल पोजीशन हो जाए तो उस बेसिस पे हमें समझेंगे कि उस सर्कल के अंदर उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। सिंपल, क्योंकि यहां इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बराबर है, तब डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के चांसेस हैं। इस बेसिस में इसकी डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है वो सिंपली इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी, लेकिन इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगी। उस बेसिस पे हम सेकंड एग्जांपल ये भी देख सकते हैं। एक कोई गर्ल है, वॉकिंग करना स्टार्ट करेगी अपने घर से सिंपली अगर वो 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर वॉक करेगी और सिंपली उसी पोजीशन से अपने घर को वापस चलेगी, तो इस बेसिस पे उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो उसकी फाइनल पोजीशन के बराबर होगी। अगर इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बराबर है तो सिंपली हम कह देंगे ये डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो होगा। ठीक है, स्टेटमेंट के थ्रू देखें। यस, जीरो डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल। जीरो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है इफ एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सपोज द बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में है एंड स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए, उसने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करा एंड इट रिटर्न बैक एट सेम पॉइंट ए, और दोबारा चल के एक चक्कर लगाने के बाद वो पॉइंट ए पर ही आ गई वो बॉडी, तो इस बेसिस से हम कहेंगे दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। तो सिंपली आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की पेज नंबर 100 पे। जानते हैं पेज नंबर 100 पे क्वेश्चन नंबर 2 है क्या। A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 seconds from his initial position? सिंपली हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना होगा, एक फार्मर की स्क्वायर फील्ड है, उस स्क्वायर फील्ड का पूरा चक्कर लगाने में उसे 40 सेकंड का टाइम लगता है और सिंपली उस स्क्वायर की साइड 10 मीटर की है। सिंपल हमें ये बताना होगा 2 मिनट 20 आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा और अपनी इनिशियल पोजीशन से वो किस डायरेक्शन में। सिंपल इस क्वेश्चन की हमें ये सारी बातें कैलकुलेट करनी होगी। शुरुआत करते हैं। क्योंकि फील्ड एक स्क्वायर है तो हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे। स्क्वायर के पॉइंट हम ए बी सी डी बना देंगे, जिसकी साइड 10 मीटर है, साइड 10 मीटर है। सिंपली उसे चक्कर कंप्लीट लगने में, एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकंड का टाइम लगेगा। तो सिंपल हम देखें, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो 4 मल्टीपल साइड होगा। तो इस बेसिस पे हम देखें 4 मल्टीपल 10, सो ओवरऑल 40 मीटर होता है। तो पूरा पेरीमीटर जो है वो 40 मीटर है। अब सिंपली हम ध्यान दें, अगर उसे चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगते हैं
completing one round, he will take some 40 सेकंड, तब 40 सेकंड लगेंगे। पूरा चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगेंगे। तो सिंपली अगर हम उसके पेरीमीटर से उसके टाइम को डिवाइड करके देखें तो पता चलेगा कि 1 मीटर डिस्टेंस सिंपली 1 सेकंड में काउंट करेगा। 1 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड में काउंट करी जाएगी। सिंपल अगर हम दोनों को डिवाइड करके देखें। अब हमें सिंपल बताना होगा कि उसके मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, या फिर हम पहले ये जाने कि सिंपल 2 मिनट 20 सेकंड में उसकी ओवरऑल डिस्टेंस कितनी होगी। इन 2 मिनट 20 सेकंड what will be the distance, तब डिस्टेंस क्या होगी 2 मिनट 20 सेकंड को अगर हम निकाल के देखें तो पता चले 2 मिनट सिंपली 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, सो ओवरऑल बन जाएगा ये 140 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड को हम 140 सेकंड लिख देंगे। अगर 1 मीटर 1 सेकंड में जर्नी ट्रेवल करी होगी तो 140 सेकंड में 140 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। तो टोटल डिस्टेंस हमारी हो गई 140 मीटर। तो इस बेसिस पे हम जाने अगर हम टोटल डिस्टेंस को उसके पेरीमीटर से डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ राउंड्स पता चल जाएंगे। नंबर ऑफ राउंड पता करने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन पेरीमीटर, तब उस बेसिस पे हम देखेंगे 140 मीटर अपॉन 40, सो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 3.5 राउंड। सो ओवरऑल इतने टाइम में 3.5 राउंड कंप्लीट करेंगे। अब 3.5 राउंड अगर कंप्लीट कर लेंगे तो सिंपल सा हमें ये जाने कि अब मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्योंकि मैग्नीट्यूड के बारे डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने जाना था, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेड डिस्टेंस होगी, सो यहां से यहां तक पहुंचने में हम सिंपल ऐसे चलेंगे क्योंकि एक शॉर्टेड डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेड डिस्टेंस कहलाती थी इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक के। तो ये से लेके सी तक का अगर हम यहां से डिस्प्लेसमेंट पता करें इन ट्रायंगल एबीसी, अगर आप ट्रायंगल एबीसी के अंदर देखें तो एक ट्रायंगल बन रहा और इस ट्रायंगल के अंदर सिंपल आप पाइथागोरस लगा पाएंगे क्योंकि इसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ओवर AC का स्क्वायर, इनकी वैल्यू रखें हम। सो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर ओवर AC का स्क्वायर, 10 का वैल्यू 100 प्लस 100 ओवरऑल AC का स्क्वायर, सो 200 स्क्वायर हटाया तो रूट बन गया और इस 200 वैल्यू हम रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये बन जाएगी 10√2 मीटर। सो ओवरऑल ये पूरी उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो सिंपल हमें ये पता करना होगा अब उसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे डायरेक्शन क्या होगी। क्योंकि इनिशियल पोजीशन से
फाइनल पोजीशन पे उसकी डायरेक्शन है सी, क्योंकि सी ए की अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट होगी। और अपोजिट होने के साथ साथ हम एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर अगर देखें तो ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होगी, अपोजिट डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। और ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। शुरुआत करते हैं पेज नंबर 100 और क्वेश्चन नंबर 3 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या सिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इनमें से डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ठीक है? कुछ स्टेटमेंट हमारे सामने दे रखी, दो स्टेटमेंट है, जानना होगा इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है या दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। सो ये हमें पता करना होगा, या दोनों ही ठीक है या दोनों गलत है, दोनों में से कौन सी ठीक है। सो पता करते हैं। इट कैन नॉट बी जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकती? हमें एक स्टेटमेंट में बताया जा रहा है, स्टेटमेंट 1 ए के अंदर इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा हुआ था पेज नंबर 100 के कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है अगर डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बराबर हो जाए, तो उस बेसिस में इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। सिंपल, हम ये पढ़ा हुआ था। एक सर्कुलर पाथ के अंदर अगर उसकी जो इनिशियल पोजीशन है, अगर चक्कर लगाते लगाते दोबारा वो इनिशियल पोजीशन पे ही आ जाए, तो उस बेसिस पे इनिशियल पोजीशन उसकी फाइनल पोजीशन के बराबर हो जाएगी। अगर इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बराबर है तब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। तो पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। दूसरी देखें, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट या बी स्टेटमेंट के अंदर हमें सिंपल बताया जा रहा कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। अभी हमने सीखा हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है अगर रेक्टिलिनियर पाथ है तो, और अगर पाथ रेक्टिलिनियर नहीं है तो सिंपल डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट। तो इस बेसिस पे ये स्टेटमेंट ही हमारी गलत है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से छोटी नहीं हो सकती। तो हम ये लिख देंगे नन ऑफ ए एंड बी आर ट्रू। ना तो ए ठीक है ना ही बी ठीक है, तो इस स्टेटमेंट की जगह हम ए लिख सकते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। सीखते हैं पेज नंबर 102 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन के अंदर है डिस्टिंग बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस समझते हैं। स्पीड है क्या? द रेट एट विच समथिंग और समबडी मूव्स और ट्रैवल। या सिंपली आप ये भी कह सकते टोटल पाथ कवर्ड इन अ ऑब्जेक्ट इन अ रिस्पेक्टिव डायरेक्शन इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। किसी भी डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो टोटल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इस बेसिस वो स्पीड बन जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। या आप ये भी लिख सकते हैं सिंपल है द रेट एट विच समथिंग और समबडी मूव्स और ट्रैवल्स। एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि इसके साथ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके साथ डायरेक्शन मिसिंग है। साथ ही जानेंगे इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव, या तो स्पीड जीरो होगी या स्पीड पॉजिटिव होगी, स्पीड नेगेटिव नहीं होगी। इट इज मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। या तो स्पीड को किलोमीटर पर आवर में मेजर करा जाएगा या मीटर पर सेकंड में। इट गिव्स एन आइडिया हाउ फास्ट और स्लो द स्पीड। ये हमें आइडिया भी देगी कि स्पीड कितनी फास्ट है कितनी स्लो है। वेलोसिटी को जानो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का बदलना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट का बदलना वेलोसिटी कहलाएगी।
इसके ऊपर हमने जो फॉर्मूला लिख रखा उनके ऊपर हमने एक सिंबल लगा रखा ऊपर की तरफ क्या है, इसे वेक्टर सिंबल हम कहेंगे, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने उसके ऊपर एक सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया। v वेक्टर इज इक्वल टू s2 s1 अपॉन t, और s2 s1 को सिंपल हम डेल्टा s लिख सकते हैं। सो v वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा s वेक्टर अपॉन t। सो यहां वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। सिंपली अगर एक स्केलर क्वांटिटी थी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिंपली हमने यहां देखा था वेलोसिटी या स्पीड या तो पॉजिटिव होती थी या जीरो होती थी, लेकिन वेलोसिटी के केस में वेलोसिटी पॉजिटिव भी होगी, वेलोसिटी नेगेटिव भी होगी और वेलोसिटी जीरो भी होगी, और इसे मीटर पर सेकंड से हम मेजर कर सकते हैं। इनके डेप्थ कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप हमारी वीडियोस के पुराने पार्ट को विजिट कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। शुरुआत करते हैं पेज नंबर 102 क्वेश्चन नंबर 2b। जानिए कि एनसीईआरटी क्वेश्चन के अंदर हमें क्या सीखना होगा। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। वो क्या कंडीशन होगी जब एवरेज वेलोसिटी एक एवरेज स्पीड के बराबर हो जाए। समझते हैं इस बात को। The magnitude of average velocity of an object will be equal to its average speed in the condition of uniform velocity in a straight line। एक एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर जब होगी जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलता है तब उस कंडीशन में उसकी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाए। समझते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू, एक बॉल है एक स्ट्रेट पाथ में चलता है, एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, टी लिया तब उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी, क्योंकि उसकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर, क्योंकि वो स्ट्रेट एक लाइन में चला हुआ है। तब हम ये भी मानेंगे क्योंकि इसकी स्पीड उसकी वेलोसिटी के बराबर हो जाए, क्योंकि डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, अगर उतनी टाइम उसने जर्नी कंप्लीट करी तो फिर स्पीड वेलोसिटी के बराबर होगी, और अगर स्पीड वेलोसिटी के बराबर है तब एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर जब होगी जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। ठीक, समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 102 का। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। एक ऑडोमीटर क्या मेजर करेगा। एक ऑटोमोबाइल के अंदर, एक गाड़ी के अंदर, एक व्हीकल के अंदर एक ऑडोमीटर क्या मेजर करेगा। इट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। एक व्हीकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये सिंपल हमारा ओडोमीटर मेजर करेगा। अपने कार के अंदर या बाइक के अंदर एक मीटर लगा हुआ दिखेगा, चले या ओवरऑल ये सारी चीजें, तो आपका ओडोमीटर है। What does the path of an object look like when it is uniform motion? क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है जो हमें बताएगा What does the path of an object look like when it is uniform motion? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म मोशन में है तब उसका पाथ हमें कैसा दिखेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इस बेसिस पे हम ये जाने कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, और अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो सिंपली हम ये कह सकते हैं अ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलता है तब सिंपल हम ये कह देंगे इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन। तब वो ऑब्जेक्ट हमें एक स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ दिखेगा। सिंपल ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों सीखते हैं एनसीईआरटी का पेज नंबर 102 का क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या सीखना होगा। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। What the distance of the spaceship from the ground station? The signal travel at the speed of light, that is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझते हैं, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक स्पेसशिप से ग्राउंड तक आने में सिग्नल 5 मिनट का टाइम लगता है। स्पेसशिप से सिग्नल को आने में ग्राउंड तक 5 मिनट का टाइम लगेगा, और सिंपली उस सिग्नल की स्पीड जो है
वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो इस बेसिस पे हमें स्पीड गिवन है, हमें टाइम गिवन है, तो हमें डिस्टेंस पता करना है। और डिस्टेंस को पता करने के लिए सिंपल हमने सीखा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जहां स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, डिस्टेंस को d रख देंगे हम क्योंकि हमें फाइंड करनी है, और टाइम की जगह हम पता करेंगे क्योंकि टाइम की जगह 5 मिनट है, क्योंकि यहाँ स्पीड मीटर पर सेकंड में, तो हम 5 मिनट नहीं रख सकते, हम उस 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। 5 मिनट इज इक्वल टू 300 सेकंड। हम 300 सेकंड की वैल्यू रख देंगे, ये डिवाइड का नंबर मल्टीपल में चला जाएगा। सो d इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मल्टीपल 300। क्योंकि सिग्निफिकेंट ऑर्डर में लगाना होगा तो 2 जीरो इस 8 के साथ ऐड होंगे, सिंपल बन जाएंगे 3 × 10⁻, यहाँ पे 10⁻10 बन जाएगा। 3 × 3 9, 2 जीरो यहां से जुड़ के 8 के साथ 10 बनते हैं, सो इतने मीटर। ये हमारी डिस्टेंस होगी जो स्पेसशिप से लेके अर्थ तक की डिस्टेंस या ग्राउंड तक की डिस्टेंस 9 × 10⁸ मीटर होगी। सिंपली आप इसे नोट कर सकते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।